हेलो दोस्तों, परीक्षा का यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी घटना चक्र सीरीज का 11वां प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के मौर्य साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो रेलवे भर्ती एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि आप परीक्षा कर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों इसके साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ आपको परीक्षा घर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस लिंक से आप परीक्षा घर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों इसके साथ ही साथ आपको इसके पहले की वीडियो आपको आई आइकन में मिल जाएगी, इसके साथ ही साथ आपको इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। और सभी वीडियो सीरियल वाइज देखने के लिए आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहां से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए मौर्य साम्राज्य जो है वह भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। महापद्मनंद नंद वंश का एक महान शासक था। उसने पौरव, इक्ष्वाकुओं और प्रत्योतों को, जो कौशांबी, कौशल और अवंती में शासन कर रहे थे, पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? आपको ऑप्शन दिया हुआ है मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा या फायान। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस। कोलंबस भारत नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, देखिए मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। जबकि वास्को डी गामा की अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत की खोज की गई थी, जबकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अतः कोलंबस भारत नहीं आया था, जबकि वह अमेरिका पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी गोरखपुर परीक्षा में 2003 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज जो है वह भारत आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिका। दोस्तों मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत बन के आया था। ठीक है दोस्तों, उसने जो है इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? याद रखिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वह इंडिका है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। चाणक्य ने, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो है शासनकाल में प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित का पदभार संभाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो चाणक्य थे वह बहुत ही कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण तथा उनके मार्गदर्शन का भी कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, वह कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जो अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? अभी हमने पिछली क्लास में चर्चा की है दोस्तों, यह आरआरबी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वह चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य दो और नाम भी हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य को निम्न से जाना जाता था। चाणक्य को इन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो हमने अभी बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, देखिए चाणक्य ने जो है, चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य आदि नामों से जाना जाता है। पुराणों में इन्हें द्विजभर्षम अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है, जिन्होंने राजशासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। इनके श्लोकों की संख्या 4000 मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण, कितने प्रकरण और कितने श्लोक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 लगभग श्लोक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीन राजवंश है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीनतम राजवंश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य। मौर्य वंश जो है यह भारत का प्राचीनतम राजवंश है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में किनको भेजा, किसको भेजा? अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघमित्रा। संघमित्रा को दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म का समर्थन के लिए, उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। याद रखिएगा, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक किस वंश से संबंधित हैं? अशोक किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश से संबंधित है और यह जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के
पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के पिता का क्या नाम है, तो सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने जो है कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी थे, कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला में काफी रुचि थी, इसलिए उन्होंने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। देखिए यह आरआरबी गोरखपुर 2009 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, देखिए 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, इसका प्रमाण जो है लेख से मिलता है, जिन्होंने अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है, जिसमें जो है अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है जिसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने अभिलेखों में प्रायः किस नाम से अशोक संदर्भित हैं? वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के नाम से अपने अभिलेखों में प्रायः अशोक संदर्भित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है, अर्थात स्तंभ आलेख पर, चट्टान आलेख पर, उत्खनन पर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चट्टान आलेख पर। चट्टान आलेख पर सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के इतिहास को देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यह जो है 13वां शिलालेख जो है कलिंग युद्ध से संबंधित है। इसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी जो है प्राप्त होती है चट्टान आलेखों से। कलिंग युद्ध की हृदय विराधक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धम्म विजय की नीति का श्री गणेश किया था। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढौली। ढौली नामक स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया था। देखिए यह जो है प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में ढौली या फिर धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक का जो स्तंभ है वह सारनाथ में स्थित है। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनवाए गए। भारत का राजकीय चिन्ह जो है वह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। जो आप नोटों में जब भारत सरकार के
प्रतीक में आप देखते हैं अशोक की लाट बनी हुई है, वह सारनाथ के स्तंभ से ही ली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? लायन कैपिटल याद रखिएगा, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? दक्षिण का उल्लेख नहीं किया था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसमें दो ही दिए हुए हैं, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। कुषाण वंश की जो है उन्होंने किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया था। देखिए कुषाण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पड़। पड़ जो है यह मौर्य साम्राज्य कालीन मुद्रा का नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए मौर्य काल में जो है सिक्के सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को जो है कसणापड़ या धरड़ कहा जाता था। तांबे के सिक्के को माशक कहलाते थे। ककड़ी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। आपसे पूछता है ककड़ी क्या था, तो ककड़ी भी जो है यह तांबे का बना हुआ एक छोटा सिक्का होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? देखिए अजातशत्रु दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है दोस्तों यह मौर्य वंश का शासक नहीं था। देखिए अजातशत्रु जो है यह हर्यक वंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। कुकड़ी इसका उपनाम था। यह बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु जो है यह बिंबिसार का पुत्र था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुणाल। कुणाल जो है यह अशोक का उत्तराधिकारी था। देखिए पुराणों और बौद्ध ग्रंथों से जो है दिव्य वरदान के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे। बिंदुसार जो है यह अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बिंदुसार, यह अशोक के पिता थे, जबकि राहुल जो है यह गौतम बुद्ध के पुत्र थे। ठीक है, कुषाण जो है दोस्तों, कुणाल जो है यह अशोक के उत्तराधिकारी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहदत्त, कुणाल, संपदीय या संप्रति या सालिसुक? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। यह जो है पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। इसने बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। महाकवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में लिखा है कि अनार्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी बृहदत्त मौर्य को सेना का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके काल में बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। देखिए इसमें ऑप्शन दो ही दिए हुए हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, इसका पीडीएफ बनाते समय। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान में पटना कहलाता है, निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ पाटलिपुत्र शहर है, जिसे वर्तमान में पटना कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है महाजनपद काल में हुई थी। ठीक है, देखिए गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयगिरि ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके साथ ही साथ वीडियो को आप लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और अधिक वीडियो जल्दी वीडियो बनती रहे, जिससे हमारा मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही साथ यदि अभी आपने परीक्षाघर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। And press the bell icon. Never miss an update.